हे गाइस, मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में। और आज आपका फर्स्ट बुक का लास्ट टॉपिक है मुगल काल में संगीत कला। ठीक है, मुगल काल में संगीत कला। इससे पहले हम मुगल काल की संगीत कला को पढ़ चुके हैं, उसके बाद सल्तनत काल की संगीत कला उसको चित्रकला को पढ़ चुके हैं, और उससे पहले मुगल काल और सल्तनत काल की स्थापत्य कला को पढ़ चुके हैं। आज का लास्ट टॉपिक है संगीत कला। तो इस संगीत कला में जो भी तुम्हारी फैक्टेबल चीजें हैं वो मैं तुमको बताऊंगा। काफी सरल टॉपिक है। यहां डाल दो चित्रकला। ठीक है, मुगल कालीन चित्रकला। अब देखो, सबसे पहला मैंने इसमें पॉइंट लिख दिया है बोर्ड पे, वो ये है बाबर। तो बाबर के समय पर, क्योंकि मुगल काल की शुरुआत होती है, तो इसके समय पर संगीत कला को प्रोत्साहन दिया। केवल प्रोत्साहन दिया, कोई बड़ा काम, कोई महान काम इसके समय काल में नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आता है कौन? हुमायूं। और हुमायूं जो है, इसके द्वारा भी संगीत कला को प्रोत्साहन दिया जाता है, यानी कि इसने राज दरबार में जो संगीत के जो गायन लोग करते थे उनको प्रोत्साहन दिया था, उनको पैसा दिया था, लेकिन खुद ने इंटरेस्ट जो है वो संगीत में नहीं लिया था। लेकिन वास्तव में और बड़े स्तर पर मुगल काल में चित्रकला को प्रोत्साहन का काम करता है अकबर। ठीक है, अकबर जो है वो अपने दरबार में 36 गायकों का एक मंडल जो होता है वो नियुक्त करता है। बड़े स्तर पर काम किया था इसने संगीत कला को प्रमोट करने के लिए। तो इसके द्वारा दरबार में 36 गायकों को राज्य श्रेय दिया गया। ठीक है, या 36 गायकों की एक मंडली जो है उसको क्या किया गया था? रखा गया था अपने दरबार में। अब देखिए, एक फैक्ट ये भी है कि इस्लाम में जो संगीत है उसकी मनाही है। ठीक है, जो कट्टर मुस्लिम होते हैं वो कहते हैं कि संगीत जो है वो इस्लाम के क्या है? विरुद्ध है। लेकिन जो शासक हैं वो अक्सर करके ये बातें नहीं मानते थे। काफी उदारवादी था अकबर। अब ये जो अकबर है स्वयं एक क्या था? नक्कारा था। ठीक है, लिखना है अकबर स्वयं एक बहुत बड़ा नक्कारा। नक्कारा का मतलब क्या होता है? नगाड़ा जो बजाने वाला होता है ना, नगाड़ा जो बजाता है। आप लोग देखते हैं शादी ब्याह में जो नगाड़ा बजाता है, अक्सर करके जब नवरात्र आते हैं तभी नगाड़ा बजाते हैं ना, तो लिख देना नगाड़ा बजाने वाला। उस टाइप में लिख देना नक्कारे का ये नगाड़ा बजाने वाला। तो अकबर स्वयं को एक बहुत बड़ा नक्कारा था। अब अकबर जब स्वयं इस काम में इंटरेस्ट लेता था, क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा तो था नहीं, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं था, उसके बावजूद भी इसने संगीत को क्या किया? प्रोत्साहन दिया। लिखना है विश्व प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। विश्व प्रसिद्ध संगीतकार, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इसी के दरबार में था। ठीक है, इसी के दरबार में था। अब कई बार एक ऐसी थ्योरी दी जाती है कि जो तानसेन है वो अपने जो गायन था उससे क्या करता था? एक पत्थर को भी हिला देता था। यानी कोई पत्थर रखा हुआ है और ये इसके पास बैठकर अगर गायन करे तो ये पत्थर जो है ये हिलने लग जाता था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर ऐसे ऐसे डुलता हिलता था। उसका मतलब है कि उसका कोई गाना सुनता था तो वो रुक जाता था। वो इंसान वहीं पे कहता है, जैसे होता है ना सड़क के किनारे कोई कुछ काम कर रहा है, बाइक रोक के देखने लग जाते हैं लोग, तो सेम कंडीशन तानसेन की थी। तानसेन जो था वो अकबर ने राजा जो रामचंद्र थे उनसे लिया था। ठीक है, ये इसका खुद का नहीं था। इसके बारे में अकबर ने प्रशंसा सुनी थी कि भाई तानसेन बहुत अच्छा गायक है। तो अकबर ने राजा रामचंद्र से क्या किया था? संपर्क किया था। रामचंद्र का मतलब भगवान राम नहीं थे। ठीक है, तो उससे क्या किया था? संपर्क किया था और ये कहा था इस जो आपका गायक है इसको हमें दे दीजिए। अब राजा रामचंद्र जो था उसको पैसा चाहिए था, उसको सपोर्ट चाहिए था। उसने सोचा अकबर जैसा राजा मेरे को इससे मांग रहा है तो दे दूं, अपने किस काम का होता है। ठीक है, और उसने तानसेन को उसको अकबर को सौंप दिया। और जब तानसेन जो है वो बड़े स्तर पर पहुंच गया, ठीक है, तो बड़े स्तर पर पहुंच गया तो क्या हो गया? फेमस हो गया। अगर वो राजा रामचंद्र के पास होता तो उसको कोई नहीं सुनता। ठीक है, उसको कोई नहीं सुनता। एक बड़े सिंगर को गांव में भेज दो, गांव के लोग क्या कहेंगे? पागल आ गया। लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है वो बड़े स्तर पर होती है। तो विश्व प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इसी के दरबार में था।
जिसे इसने राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। कोष्टक में लिख देना ये कहां का राजा था, ये रीवो का राजा था। रीवो का राजा। रावी नदी का नाम तो आप लोगों ने सुनी रखा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं इसको मिटा देता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है किसी को ले सकता है। तो बाबर इसने संगीत कला को प्रोत्साहन दिया, ज्यादा काम कर नहीं पाया क्योंकि 1526 से 1530 में जाके जिसकी जिंदगी युद्धों में गुजर गई। हुमायूं भी कुछ खास नहीं कर पाया क्योंकि शेरशाह सूरी इसके पीछे भागता रहा। उसके बाद अकबर ने स्थायी रूप से 36 जो लोग थे उनको श्रेय दिया था और स्वयं अच्छा नगाड़ा बजाता था। ये इसने प्रसिद्ध जो संगीतकार तानसेन था, इसको रायचंद्र से जो है वो प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए अब अकबर के द्वारा जब इसको लाया गया तानसेन को, तो इससे पूरे दरबार में बैठा के गाने सुने। ठीक है, जब कोई नया कलाकार आता है तो उसकी वैल्यू होती है। कोई भी चीज नहीं आती है, भले वो साइकिल लेके आओ, उसको 10-15 दिन घुमाते घूमोगे। तो ऐसे ही जब ये तानसेन मुगल दरबार में आया था, तो तानसेन को अकबर के द्वारा कंठा भरणवासी कौन आ गया? कंठा भरणवासी की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, तो कंठा भरणवासी की जो उपाधि है वो प्रदान की जाती है। कंठा भरणवासी, इसको अंडरलाइन कर लेना। और कंठा भरणवासी के पीछे एक और चीज शब्द जोड़ते हैं, बिलास। ठीक है, ये कोष्टक में लिख लेना, इसके ऊपर भले ही। तो पूरी उपाधि थी कंठा भरणवासी बिलास, वैसे इसको बोलते हैं कंठा भरणवासी। इसकी जो उपाधि है वो दी गई थी। ठीक है, अब देखिए तानसेन के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है। तो लिखिए, अबुल फजल के द्वारा तानसेन के संबंध में एक बात कही गई कि तानसेन जैसा गायक पिछले हजारों वर्षों से नहीं आया है। ठीक है, तानसेन जैसा गायक पिछले हजारों वर्षों से नहीं आया है। सभी अपना अपना माइक बंद कर लो नीचे से। तानसेन जैसा गायक पिछले हजारों वर्षों से नहीं आया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कही गई बात थी? अबुल फजल के द्वारा कही गई बात थी। किसके बारे में कही थी? तानसेन के बारे में कही थी। क्या कही थी? कि तानसेन जैसा गायक जो है वो पिछले हजारों वर्षों में नहीं आया है। केवल कई बार ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ये कथन किस प्रसिद्ध इतिहासकार का है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है ये बात अबुल फजल ने कही थी तानसेन के संबंध में। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो कंठा भरणवासी बिलास, इन दोनों के कभी ये नाम आ जाता है, कभी ये पूरा नाम आ जाता है। तो ये उपाधि किसके द्वारा दी गई, या ये कहना है अकबर के द्वारा दी गई, ये पूछ लिया जाता है।
कि तानसेन के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई। तो दोनों में से कोई सा भी जवाब जो है वो पेपर में मिल सकता है, ठीक है। इसलिए जितने भी ये पॉइंट हैं सब के सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए, अकबर के समय द्रुपद गायन होया करता था। कौन सा गायन होता था? तो अकबर के समय, देखिए अकबर के समय पर द्रुपद गायन होता था। अकबर के समय पर द्रुपद गायन जो है वो होता था, ठीक है। क्या होता था? द्रुपद गायन होता था। अब द्रुपद जो गायन है इसको 4 भागों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। अकबर के समय पर द्रुपद गायन होता था जिसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग थे? पहला भाग जिसको बोलते हैं वो है नौहर वाणी, नौहर वाणी, ठीक है। दूसरा जो भाग है उसको बोलते हैं खंडार वाणी, खंडार वाणी। तीसरा जो है उसको बोलते हैं गोहरी वाणी, ठीक है, गोहरी वाणी। और चौथा जो है, चौथे को क्या बोलते हैं? डागुर वाणी बोलते हैं, डागुर वाणी बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लेना है, अकबर के समय पर द्रुपद जो गायन है इसको 4 भागों में क्या किया गया था? डिवाइड किया गया था। एक नौहर वाणी है, दूसरी खंडार वाणी है, तीसरी जो है वो गौरी वाणी है, और जो चौथी है वो क्या है? डागुर वाणी है, ठीक है। इसको उतारिए 5 सेकंड में स्क्रीनशॉट लेके, उसके बाद इसको जो है हम मिटा देंगे। तो तानसेन को अकबर के द्वारा कंठाभरणवासी विलास की जो उपाधि है वो प्रदान की जाती है। अबुल फजल ने तानसेन के बारे में कहा था कि ऐसा जो गायक है वो हजारों सालों में नहीं आया है। अकबर के समय पर कौन सा गायन प्रसिद्ध था? द्रुपद गायन प्रसिद्ध था, जिसके 4 पार्ट थे, नौहर वाणी, खंडार वाणी, गौरी वाणी, डागुर वाणी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा से आगे चलते हैं और समझेंगे। अब आपके निश्चित ही ये समझ में आ रहा होगा साहब, क्या द्रुपद गायन ही मुगल काल में होता था? क्या द्रुपद गायन ही मुगल काल में होता था? इसके अलावा और कोई गायन नहीं होता था, ठीक है। द्रुपद गायन जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? ख्याल गायन में। जो द्रुपद गायन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो ख्याल गायन में हो गया। अक्सर करके आप लोगों ने कभी ना कभी कव्वाली जैसी चीजें आप लोग सुनते होंगे। अक्सर करके पीछे लोग बैठ जाते हैं, आगे वो बैठ जाते हैं, ठीक है। इधर से ये बोलेगा, उसकी खत्म हो जाएगी, फिर वो दूसरा पक्ष जो है वो बोलना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें लिखना है, कालांतर में द्रुपद के स्थान पर, द्रुपद के स्थान पर ख्याल गायन या ख्याल गायन शैली, ख्याल गायन ने स्थान धारण कर लिया। स्थान, ठीक है। ख्याल जो गायन है उसने स्थान धारण कर लिया। अब आप वो सोचोगे साहब कोई चित्रकार का नाम, जो कोई संगीतकार का नाम बताओ कि कौन सा संगीतकार इस कार्य में निपुण था। तो अकबर के समय, अकबर के समय एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए थे जिनका नाम था बाज बहादुर। नाम सुना होगा, मालवा का शासक था। अकबर के समय बाज बहादुर, और कोष्टक में लिख लेना मालवा का शासक। क्या लिखना है? अकबर के समय बाज बहादुर जो है वो प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। किसका? इस शैली का, इस गायन शैली का। अकबर के समय बाज बहादुर, कोष्टक में मालवा का शासक, प्रसिद्ध संगीतज्ञ था, संगीतज्ञ था।
ठीक है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। इसको अकबर 2000 का मनसब देता था। इसको अकबर 2000 का मनसब देता था। ठीक है, 2000 का क्या देता था? मनसब देता था। किसके लिए? केवल गायन के लिए। बाज बहादुर स्वयं मालवा का शासक रहा है और उसके बावजूद भी इसकी गायन शैली से प्रभावित होकर अकबर के द्वारा इसको 2000 का मनसब दिया गया था। इसके बारे में भी अबुल फजल ने 2 शब्द कहे हैं, वो भी लिख लीजिए। अबुल फजल ने बाज बहादुर के लिए कहा है कि अबुल फजल ने बाज बहादुर के लिए कहा है कि वह संगीत विज्ञान एवं हिंदी गीतों में, वह संगीत विज्ञान एवं हिंदी गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। ठीक है, तो क्या कहा है इसमें ये कहा है कि वो जो है अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। माइक ऑफ कर लो अपना। अपने समय का सर्वश्रेष्ठ क्या था? व्यक्ति था। किसने कही है ये बात कही है अबुल फजल ने। इसके बारे में कही है, बाज बहादुर के बारे में कही है। ठीक है, माइक बंद करो अपना। ठीक है, तो अबुल फजल ने बाज बहादुर के लिए, तुम्हारी सेकेंड ईयर का टॉपिक चल रहा है संगीत कला। ठीक है, बाज बहादुर के लिए कहा है कि वह संगीत विज्ञान एवं हिंदी गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। क्लियर? अपने समय का जो है वो क्या था? सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। ये तुमको नोट कर लेना है। उसके आगे अब देखिए, बाज बहादुर कौन सी शैली का गायन करता था? तो एक ख्याल गायन किया करता था। इसके लिए इसको 2000 का मनसब जो है वो क्या होता था? प्राप्त होता था। अबुल फजल ने बाज बहादुर के लिए कहा है कि वह संगीत विज्ञान एवं हिंदी गीतों में अपने समय का क्या था? सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। और अबुल फजल ने ही तानसेन के संबंध में कहा है, क्या कहा है? तानसेन के संबंध में यह बात कही है कि पिछले हजारों वर्षों में ऐसा व्यक्ति जो है वो नहीं आया है। ठीक है, पिछले हजारों वर्षों में ऐसा व्यक्ति जो है वो नहीं आया है। इनके अलावा और कौन कौन से व्यक्ति जो थे वो संगीतज्ञ थे? अन्य संगीतज्ञ, ठीक है, देखिए 2 तो मैंने आपको बता दिए, एक तानसेन बता दिया, एक बाज बहादुर बता दिया। इन 2 के अलावा एक और था बैज बख्श। एक का नाम था गोपाल हरिदास रामदास। गोपाल हरिदास रामदास, सुजान खां, मियां चांद, मियां लाल, मियां चांद और मियां लाल, ये दोनों व्यक्ति अलग अलग थे। मियां चांद और मियां लाल जो है ये दोनों व्यक्ति अलग अलग थे। इसके अलावा बैजू बावरा, इस बैजू बावरा के पीछे एक शब्द जोड़ देना कि ये अकबर के दरबार से संबंधित नहीं था। ठीक है, इसके पीछे शब्द जोड़ देना कोष्टक में, अकबर के दरबार से संबंधित नहीं थे। बैजू बावरा जो था वो अकबर के दरबार का नहीं था, अकबर के दरबार से संबंधित नहीं था, संबंधित
नहीं था। ठीक है, तो ये मैंने अकबर के काल की जो संगीत की कला है वो आपको पूर्ण करा दी है। तो अकबर के काल के जितने महत्वपूर्ण गायन रहे, दो मुख्य रहे, तानसेन और एक बाज बहादुर। इसके अलावा बैज बख्श, गोपाल, हरिदास, रामदास, सुजान खां, मियाँ चांद, मियाँ लाल और बैजू बावरा, इनके कई बार पूछ लिया जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन वो डाल देंगे तुमको कि अकबर के कालीन की कोई 5 संगीतज्ञों के नाम लिखिए। अब उनमें से 2-3 तो तुमको याद रहता है, तानसेन याद रहता है ज़्यादातर बच्चों को, और का कोई पता नहीं। ठीक है, एक रामदास याद कर लेंगे, लेकिन सोचेंगे ये तो कोई भक्ति आंदोलन का वो होगा, इसलिए 5 वो पूछ लेता है कि किन्हीं 5 संगीतज्ञों के नाम लिखिए। एक छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको इनको याद रखना है, कम से कम 5-6 तो याद होने चाहिए। तानसेन, बाज बहादुर, बैज बख्श, गोपाल, हरिदास, रामदास, सुजान, बैजू बावरा। बैजू बावरा को जरूर ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे दरबार का था जो इसके दरबार में गायन किया करता था। चलिए मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो कोई ले सकता है, वरना मिटाते हैं। चलिए, कालांतर में द्रुपद के स्थान पर ख्यालसेली, बाज बहादुर इसका सबसे अच्छा गायक था, इसके बदले में इसको 2000 का मनसब मिलता था। अबुल फजल ने कहा है कि अपने समय का संगीत विज्ञान हिंदी गीतों में सर्वश्रेष्ठ ख्याता व्यक्ति था। ठीक है, इनके अलावा संगीतज्ञ तानसेन, बाज बहादुर, हरिदास, रामदास, मियाँ चांद, बैजू बावरा, टीटीसी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी थी अकबर के काल की चित्रकला, सॉरी संगीत कला। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, कहाँ के, कितना थोड़ा आगे, जहांगीर के काल में संगीत। ठीक है, किसके काल में? जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में। अब मैंने आपको बताया था जहांगीर के काल में केवल और केवल चित्रकला को इसने महत्व ज्यादा दिया था। ठीक है, इसलिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं वही हम लिखेंगे, लिखना है, इसमें आपको जोड़ना है। जहांगीर के काल के प्रमुख संगीतज्ञों में, जहांगीर के काल के प्रमुख संगीतज्ञों में, प्रमुख संगीतज्ञों में, प्रमुख संगीतज्ञों में तानसेन का लड़का बिलास खां, तानसेन का लड़का या पुत्र, तानसेन का लड़का बिलास खां, क्या नाम था उसका? बिलास खां। ठीक है, तो प्रमुख संगीतज्ञों में तानसेन का लड़का बिलास खां, इसके बाद छतर खां, मक्खू और हमजान, छतर खां, मक्खू और हमजान। छतर खां, मक्खू, मक्खू और हमजान प्रमुख थे, प्रमुख थे। लेकिन जहांगीर का ध्यान संगीत की अपेक्षा चित्रकला पर ज्यादा था। लेकिन जहांगीर का ध्यान संगीत की अपेक्षा चित्रकला पर ज्यादा था। संगीत की अपेक्षा चित्रकला पर ज्यादा था। ठीक है, किस पर ज्यादा था? चित्रकला पर ज्यादा था। तो जहांगीर के समय के सबसे अच्छे संगीतज्ञों में तानसेन का लड़का था बिलास खां, इसके अलावा छतर खां, इसके अलावा मक्खू खां, इसके अलावा हमजान। ठीक है, ये सारे इसके पुत्र नहीं थे, पुत्र तो केवल बिलास खां था, ये अन्य थे। छतर खां की सोच लो, सबके सब पुत्र थे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसने संगीत की अपेक्षा क्या है, चित्रकला जो है उस पर क्या है ज्यादा ध्यान जो है वो क्या किया था, फोकस किया था। अब देखिए
जहांगीर ने एक गजल गायक, गजल आप लोगों ने सुनी होगी अक्सर करके, जहांगीर ने गजल गायक, गजल गायक का नाम था शौकी, गजल गायक शौकी को आनंद खां, किसकी, आनंद खां की उपाधि दी, किसकी उपाधि दी थी, आनंद खां की उपाधि दी थी। ठीक है, तो याद रखना है जहांगीर में एक गजल गायक था जिसका नाम था शौकी, इसको एक उपाधि दी थी, वो थी आनंद खां, क्योंकि इसकी गजलें सुनने के बाद क्या आता था, आनंद आता था। ठीक है, और जहांगीर जो था वो गजल का शौकीन था, इसलिए शौकी को आनंद की उपाधि दी। क्लियर। चलिए अब देखिए, ये हो गई जहांगीर के काल में। ठीक है, इतना ही संगीत हुआ था, कुछ बड़े कारनामे इसके समय पर नहीं हुए थे। चित्रकला में भारी भरकम इसके बारे में लिखा गया है। अब देखिए इसके बाद किसका शासनकाल आता है, तो इसके बाद आता है शाहजहां का। शाहजहां के काल की जो चित्रकला थी वो कैसी थी, तो उसकी डालिए शाहजहां के काल की चित्रकला, संगीत कला, शाहजहां के काल की संगीत कला। शाहजहां के काल की संगीत कला। अब आप लोग जानते हैं कि शाहजहां ने किस ओर ज्यादा ध्यान दिया था, तो शाहजहां के द्वारा स्थापत्य कला की ओर ज्यादा ध्यान जो है वो दिया गया था। फिर भी ये काफी अच्छा शौकीन था संगीत का। तो लिखना है शाहजहां, क्या लिखना है, शाहजहां रसिक और मर्मज्ञ संगीत, रसिक और मर्मज्ञ संगीत, मर्मज्ञ। तो लिखना है जहांगीर रसिक और मर्मज्ञ संगीत का शौकीन था, का शौकीन था। किसका शौकीन था, ये जो है किसका शौकीन था, तो ये रसिक और मर्मज्ञ संगीत का शौकीन था। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे आप लोग क्या सुनते हो, एक तो होता है रोमांटिक सॉन्ग सुनते हो और दूसरा होता है हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग सुनते हो। ठीक है, ये जो बेवफा बेवफा वाले गाने आते हैं ना, ये सुना करता था ये, तो इनको बोलते हैं मर्मज्ञ, और एक होता है रसिक यानी कि रोमांटिक गाने। तो ये किसका शौकीन था, शाहजहां। तो दोनों ही शब्दों का मतलब मैंने आपको बता दिया है। तो इन गाने जो थे उनका क्या था, शौकीन था। कारण क्या था, मुमताज महल की मृत्यु, उसकी मृत्यु के बाद अक्सर ये गम के गाने सुना करता था। ठीक है, आप देखिए इसने, लिखिए इसने दीवाने खास, इसने दीवाने खास में बाग वादन यंत्र जो है वो रखवा रखे थे, और वहां क्या करता था, ये संगीत का गायन किया करता था। तो दीवाने खास में संगीत के यंत्र रखवा रखे थे और स्वयं वही संगीत का गायन करता था। एक अच्छी गायन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा सम्राट जो है वो संगीत का गायन किया करता था। स्वयं वही संगीत का गायन करता था, संगीत का गायन करता था, गायन करता था। क्लियर, क्या करता था, संगीत का गायन करता था। इसने दीवाने खास में संगीत के यंत्र रखवा रखे थे, जितने भी तबला, ड्रम, संगीत की निकालने के लिए हारमोनियम, जितनी भी आवश्यक चीजें होती हैं वो कहाँ रखवा रखी थी, इसने दीवाने खास में रखा दी, और वहीं पर ये क्या करता था, संगीत का गायन किया करता था, क्योंकि ये स्वयं संगीत का अच्छा गायक था। क्योंकि ये स्वयं संगीत का अच्छा गायक था। क्या था,
स्वयं संगीत का अच्छा गायक था। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके जो दरबार है उसमें कुछ महत्वपूर्ण और अच्छे गायक थे, जिनमें लिखना है शाहजहां ने लाल खां, क्या नाम था, लाल खां। कोष्टक में लिख देना ये जो बिलास खां था, जो तानसेन का लड़का था, उसका क्या था, ये दामाद था। ठीक है, तो कोष्टक में लिख देना बिलास खां का दामाद। दामाद तो जानते हो कि कौन होता है, ठीक है, आज तो बहुत सारी चल रही है। तो शाहजहां ने लाल खां, ये कौन था, बिलास खां का दामाद था, को गुण समुद्रम की जो उपाधि है वो दी थी। गुण समुद्रम की उपाधि दी थी। ठीक है, जिसके अंदर गुणों का समुद्र बना हुआ है। किसकी उपाधि दी थी, गुण समुद्रम की उपाधि दी थी। ठीक है, अब देखिए इसके समय पर एक बार क्या हुआ था, शाहजहां ने अपने दरबार में बैठा हुआ था, इसने अपने दरबार के जितने भी मंत्री संतरी थे उनको बुलाया, रहा दिमाग नहीं है, कुछ अच्छा करो। ठीक है, आज जो मन है वो थोड़ा पीड़ा दे रहा है, तो कुछ अच्छा किया जाए। तो उसके दरबार में एक दरबारी गायक था जिसका नाम था खुशाल खां। एक का नाम था खुशाल खां और दूसरे का नाम था विश्राम खां। ठीक है, अब खुशाल खां और विश्राम खां ने कहा साहब हम गाना गाएं, अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम गाना गाते हैं, जिससे तुम्हारा जो मन है वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इनके द्वारा टोड़ी जो राग है ये क्या किया गया था, गाया गया था। कौन सा राग गाया गया था, टोड़ी जो राग है वो गाया गया था, और उसे सुनकर शाहजहां को बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, बहुत जो है अच्छा लगा था। अब एक बार क्या हुआ, इसका इतना विश्वास हो जाता है शाहजहां के ऊपर की पूछो मत। अब एक बार क्या हुआ, इसने शाहजहां को एक पत्र दिया और उस पत्र में क्या लिखा था कि मुर्शीद जो खां है इसको औरंगजेब के साथ दक्षिण में भेज दिया जाए। औरंगजेब के साथ दक्षिण में भेज दिया जाए। इसके बाद कितने देर लगेगा, 1 घंटा 10 मिनट। ठीक है, इसके बाद जो है उसने केवल पत्र पर लिख दिया कि मुर्शीद खां को औरंगजेब के साथ दक्षिण में भेज दिया जाए। अब ये दोनों जो थे आपस में मतभेद चलता था इनका दोनों का। अब उस गया जाके पत्र दे दिया औरंगजेब को, लो साहब पत्र लो, और बोला साहब मैं आपकी खिदमत में एक गाना पेश करूं। उसने कहा सुना, और वो गाना सुनाने लगा। उसने कहा, वो सुनता सुनता उस पर सिग्नेचर मार दिए। अब उसने मुर्शीद खां को औरंगजेब के साथ दक्षिण में भेजने का जो पत्र था वो बिना हस्ताक्षर किए ही सिग्नेचर उस पर कर दिए। लेकिन जब वो वहां पहुंच जाते हैं दक्षिण में, जाके वारंगल वाले क्षेत्रों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, तो फिर उसको पता चला कि किसने आज्ञा दी भाई। तो बोले साहब आप उसका पत्र ला के दिखाया, देखो तुम्हारे सिग्नेचर है इसके नीचे कि भाई आक्रमण कर दिया जाए, मुर्शीद खां को भेज दिया जाए दक्षिण में। फिर इसने कहा कि नहीं, संगीत तो बहुत बुरी चीज है, ये तो कुछ भी करवा सकती है। तो इनको क्या किया था, इसने अपने दरबार से निकाल दिया था। तो ये चीज पॉइंट नोट कर लेना, स्टोरी में बढ़िया दिमाग में रखना। लिखना है कि शाहजहां ने लाल खां बिलास खां के दामाद को गुड़ समुद्रम की उपाधि दी। इसके दरबार में खुशाल खां और विश्राम खां इसके दरबार में खुशहाल खां, ठीक है, और विश्राम खां, दोनों खुशराम खां और विश्राम खां दोनों के दोनों हिंदू थे, लेकिन पैसे के लालच में मुसलमान बन गए। ठीक है, इनके दरबार में खुशाल खां और विश्राम खां ने, खुशराम खां एवं विश्राम खां ने टोड़ी, क्या लिखना है, टोड़ी राग गाकर
शाहजहां को, क्या लिखना है, तोड़ी राग गाकर शाहजहां को मंत्र मुग्ध कर दिया, मंत्र मुग्ध कर दिया, यानी कुछ होश नहीं है उसको, मंत्र मुग्ध कर दिया। और एक बार मैंने लिख रहा बोर्ड पे, तुम ही लिख लो। एक बार मुर्शीद खां को औरंगजेब के साथ, एक बार मुर्शीद खां को औरंगजेब के साथ दक्षिण में भेजने के पत्र पर, मुर्शीद खां को औरंगजेब के साथ दक्षिण में भेजने के पत्र पर गाना गाकर बिना पढ़े ही हस्ताक्षर करवा लिए, गाना गाकर या गायन करके बिना पढ़े ही हस्ताक्षर करवा लिए। गाना गाकर या गायन गाकर बिना पढ़े ही हस्ताक्षर करवा लिए। लेकिन जब बाद में वास्तविकता का पता चला तो इन दोनों को दरबार से बाहर कर दिया गया, इनको दरबार से बाहर कर दिया गया। ठीक है, जल्दी से लास्ट है आपका ये आज का। इसके बाद है औरंगजेब के काल की संगीत कला। अब औरंगजेब के बारे में तुम जानते हो कि वो कितना बड़ा संगीतज्ञ था। ठीक है, तो लिख लीजिए आगे हेडिंग डाल के कि औरंगजेब के काल की संगीतज्ञ कला। औरंगजेब के काल की संगीतज्ञ कला, औरंगजेब के काल की संगीतज्ञ कला। ठीक है, इसके बारे में तुम्हें एक लाइन लिख लीजिए कि औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम का विरोधी मानकर बैन कर दिया। किस्सा खत्म। लिखिए, औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर बैन कर दिया। किस्सा खत्म। क्या हो गया? अक्सर करके क्वेश्चन आ जाता है कि किस मुगल शासक के द्वारा संगीत को अपने दरबार में बैन किया गया था। लेकिन जिस देश में जो चीज बैन होती है वो वहां सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जो चीज जिस जगह पर बैन होती है वो वहां सबसे ज्यादा होती है। कभी भी सुन लेना, अगर आप सुनते हो ना कि बिहार में दारू बैन है तो समझिए सबसे ज्यादा वहीं पी जाती है। गुजरात में दारू बैन है तो समझ लीजिए पूछे मत। जब आप सिरोही से निकल के जाओगे ना गुजरात में, तो वहाँ के हाईवे के किनारे बियर की बोतल आप लोग 10 मिनट अगर कट्टा लेके घूमोगे ना तो भर लोगे आराम से। तो लिखिए, औरंगजेब की काल की संगीत की कला में इसमें डालिए विशेष लिख के कि औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर बैन कर दिया। फिर लिखना है किंतु इसी के काल में फारसी भाषा में, इसी के काल में फारसी भाषा में सबसे ज्यादा, फारसी भाषा में सबसे ज्यादा फारसी भाषा में सबसे ज्यादा संगीत शास्त्रीय पर पुस्तकें लिखी गई। ठीक है, संगीत शास्त्रीय पर पुस्तकें जो हैं वो लिखी गई थी। पुस्तकें लिखी गई थी। इसके नीचे नोट डाल के लिखिए, इसके नीचे एक नोट डाल के लिखिए, संगीत प्रेमियों ने इसके काल में, संगीत प्रेमियों ने इसके काल में तबला और तानपुरे का जनाजा निकाला। ठीक है, उस जनाजे रखा, उसके अंदर तबला रख दिया, जो बजाने के वाद्य यंत्र है वो रख लिए, और वो ऐसे ऐसे करके दिल्ली के उनमें से जाके निकलते थे ताकि मैसेज दे सकें कि इसने क्या किया है, संगीत को बैन लगा दिया है।
जनाजा निकाला गया। इस पर औरंगजेब ने कहा कि संगीत की मौत हो गई है, संगीत की मौत हो गई है, संगीत की मौत हो गई है और इसकी कब्र इतनी गहरी होगी कि इसकी आवाज भी बाहर ना निकल सके। संगीत की मौत हो गई है और इसकी कब्र इतनी गहरी होगी, इसकी कब्र इतनी गहरी होगी कि आवाज भी बाहर ना सके, कि आवाज भी बाहर ना आ सके। ठीक है, ये इसकी व्यू था औरंगजेब का संगीत के बारे में कि आज से दरबार में जो है वो संगीत की मौत हो गई है, इसकी कब्र मैंने इतनी गहरी खोदी है कि इसकी आवाज भी जो है वो क्या नहीं आएगी, बाहर नहीं आएगी। ठीक है, इसी के नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के कि औरंगजेब स्वयं अच्छा बीड़ा वादक था। औरंगजेब अच्छा बीड़ा वादक था, बीड़ा वादक था। ठीक है, अब इसके बारे में जो बहुत सारे मुगल इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि जो बीड़ा होती है वो माँ सरस्वती का यंत्र होता है और खुद बजाता था, खुद क्या करता था, उसको बजाता था, लेकिन आम जनता के लिए इसने क्या किया था, बैन कर रखा था। ठीक है, तो एक शासक जो होता है उसने क्या किया, बीड़ा को बैन कर दिया, लोगों के लिए गायन को क्या किया, बैन कर दिया, लेकिन खुद बजाता था। ठीक है, लिखिए औरंगजेब के काल में प्रमुख संगीतज्ञ, औरंगजेब के काल में प्रमुख संगीतज्ञ, नाम बता रहा हूं, लिख लेना, रसबेन। क्या नाम थे इसके काल के प्रमुख संगीतज्ञ? रसबेन, सुखी सेन, सुखी सेन, हयात सरनैन। क्या नाम था? हयात सरनैन। ये इसके काल के प्रमुख क्या थे? संगीतज्ञ थे। औरंगजेब ने संगीत के बारे में कहा था, औरंगजेब ने संगीत के बारे में कहा था कि मैं संगीत को उसके साज के बिना नहीं सुन सकता। साज को बोलते हैं पखावज, विशेष रूप से पखावज होती है, तो मैं संगीत को उसके साज के बिना नहीं सुन सकता और उस पर पाबंदी है। मैं संगीत को उसके साज के बिना नहीं सुन सकता, उस पर पाबंदी है, इसलिए मैंने गाना छोड़ दिया। ये औरंगजेब ने कहा था संगीत के बारे में कि मैं संगीत को उसके साज, साज को बोलते हैं पखावज, जब आप लोग गायन करते हैं उस टाइम के बिना नहीं सुन सकता और उस पर पाबंदी है, इसलिए मैंने गाना छोड़ दिया। इसके नीचे एक लाइन नोट डालकर लिख लीजिए, इसके नीचे एक लाइन नोट डालकर लिख लीजिए कि मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास, मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, क्या नाम था? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह। अगर आपने मुगल काल पढ़ा होगा तो उसमें 1729 से लेकर 48, कोष्टक में लिख देना 172948, 1729 से 48 क्या नाम था? मोहम्मद शाह के समय पर हुआ था, के समय पर हुआ था। हेलो सर, एक मिनट साइलेंट रहो। इसके समय पर, इसके समय पर, इसके समय पर नेमत खां, इसके समय पर नेमत खां, सदारंग, एक का नाम क्या था? सदारंग, और इसका एक भतीजा था, उसका नाम था अदांग, इसका एक भतीजा था अदांग। तो नेमत खां, सदारंग और अदांग ने संगीत का विकास उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। संगीत का विकास
उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। तो याद रखना है, मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक जो विकास है वो मोहम्मद शाह के टाइम पर हुआ था। इसके दरबार में नेमत खां, सदारंग और उसका भतीजा था अदांग, इन्होंने संगीत को इसके काल में डेवलप किया था। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को यहीं पर क्या होता है, फिनिश होता है। दैट्स ऑल राइट।